हेलो एवरीवन, स्टडी एंथम में आपका स्वागत है। ई दृष्टि की जो करंट अफेयर की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं उसमें ये पार्ट 8 रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 7 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर जाके देखिएगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो स्टडी एंथम के चैनल पे जा कर के आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में ई दृष्टि करंट अफेयर यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट में। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारी क्लासेस हम कर चुके हैं, तो इसी क्लासेस को आप देख डालिए, आपका सारा करंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएगा। इस क्लासेस में हम लोग अभी तक इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में थोड़ी चीज़ें कवर कर रहे थे, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हैं। सुपर टाइफून यागी, तो यागी नाम का जो टाइफून है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो इसको देख लेते हैं कहाँ पे आया हुआ है। और इसमें जो क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो बनेंगे इसमें आपको एरिया पूछा जाएगा कि ये यागी नाम का जो सुपर टाइफून था वो कहाँ पे आया था। ठीक है, तो कुछ कंट्री और एरिया इस सब टाइप के ही नाम आपको आइडिया होना चाहिए। तो साउथ ईस्ट एशिया में ये आया था सुपर टाइफून यागी। और इससे जो कंट्री कुछ डिवास्टेटेड होते हैं, मतलब जो ऐसे इफ़ेक्ट हुआ था वो था फिलीपींस, ठीक है, चाइना। ठीक है, तो इस एरिया में ही आया था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये कहाँ पे आया था, यागी। ठीक है, और इसके अलावा जो ये नेमिंग होती है ये आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप से ये नेमिंग होती है। तो जितने भी इंडियन ओशन के जो कंट्रीज़ हैं ये आपस में इन्होंने एक एसोसिएशन बना रखा है कि एक एक करके ये नाम देंगे। तो इस हिसाब से जो विंड्स जो जैसे ये यागी है तो इस टाइप से ये नाम यहाँ से बनता है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन पे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं ये जैसे अगर किसी बाहरी कंट्री में कोई इंस्टेबिलिटी होती है या लाइक वॉर हो जाती है या माइग्रेशन होने लगता है, तो उस केसेस में जो हमारे इंडिया के जो इंडियंस जो वहाँ पे रुक जाते हैं, रह जाते हैं और उनको यहाँ पे आने की मदद नहीं मिल पाती है, तो उनको ही रेस्क्यू करने को ये ऑपरेशन होता है। तो इसका कुछ नाम दिया गया है, उसके नाम पूछा जाएगा कि नाम से एसोसिएटेड क्या है। ठीक है, तो ये हो गया, पहला है ऑपरेशन कावेरी, ये 2023 में हुआ था। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था ये इंडियन गवर्नमेंट ने कैरी आउट किया था टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स स्ट्रैंडेड इन सूडान। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है कि कावेरी कहाँ से रिलेटेड है, सूडान में। ठीक है, सूडान में कुछ डेडली फाइटिंग हो रही थी कंट्रीज़ की आर्मी और पैरामिलिट्री ग्रुप्स में, तो ये सूडान का आपको याद रखना है, ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट है ऑपरेशन अजय। ठीक है, तो ये ऑपरेशन अजय ये पीसीएस के क्वेश्चन में भी पेपर में भी ये आया था। तो इंडिया ने लॉन्च किया था ब्रिंग बैक द इंडियंस फ्रॉम इज़राइल। ठीक है, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इज़राइल एंड फ़लस्तीन। ठीक है, तो फ़लस्तीन और इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो 2023 में ये ऑपरेशन अजय इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था। देन आ जाते हैं ऑपरेशन मैत्री, ये 2015 का है। तो ये जब नेपाल अर्थक्वेक आया था, नेपाल अर्थक्वेक, तो वहाँ पे द जॉइंट एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन आर्म फोर्सेस वाज फॉलोइंग द 2015 जो नेपाल अर्थक्वेक हुआ था, तो उसके बाद इसमें ऑपरेशन मैत्री करके ये हुआ था। ठीक, देन एक नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेशन राहत। राहत तो ये 2015 में हुआ था। ये यमन के सिविल वॉर में जब हुआ था। यमन में जानते हैं कि यमन गवर्नमेंट और वहाँ पे जो हूथी रेबल्स हैं इनके बीच में आपस में वॉर होती रहती है, तो वहाँ से जब इंडियंस को बचाना था, रेस्क्यू करना था, तो उसी को ऑपरेशन राहत का नाम दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये जब कोविड-19 पैंडमिक हुआ था तो इंडिया लॉन्च्ड अ नेवल ऑपरेशन टू रिपेट्रिएट स्ट्रैंडेड सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज़। ठीक है, तो इसमें जो कोविड-19 के टाइम पे जो बाहर की कंट्रीज़ में इंडियंस रह गए थे, तो वहाँ से उनको लाने का ये ऑपरेशन था। ठीक है, तो इसमें कई सारे नेवल शिप्स यूज़ हुए थे जैसे कि जलाश्वा, ठीक है, अरावत, शार्दुल, मगर। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का इसमें यूज़ हुआ था। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि समुद्र सेतु जो है ये कोविड-19 के टाइम पे ये वहाँ पे बाहर की कंट्रीज़ में फंसे हुए लोगों को लेके आने वाला नेवल ऑपरेशन था। देन आते हैं हम लोग वंदे भारत जो 2020 में हुआ था। तो ये भी कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे हुआ था, वंदे भारत मिशन, जो कि उन सिटीजन्स को बाहर से लेके आना था जो कि बाहर फंस गए हैं। ठीक है, देन ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ये ऑपरेशन हुआ था टू एवैक्यूएट सिटीजन्स एंड अफगान पार्टनर्स फ्रॉम काबुल।
आफ्टर स्विफ्ट टेक ओवर बाय द तालिबान। तो जब तालिबान ने जब वहाँ के गवर्नमेंट को वहाँ से तख्ता पलट करके तालिबान ने वहाँ पे जब अपनी गवर्नमेंट बना ली थी, तब वहाँ से काबुल से इसको लेके आना था, जो सिटीजन्स को लेके आना था, तो उसी का नाम रखा गया था देवी शक्ति। ठीक है। देन नेक्स्ट एक ऑपरेशन गंगा। तो ये मिशन लॉन्च हुआ था टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड इन यूक्रेन। तो ये यूक्रेन में जब यूक्रेन और रशिया की जब वॉर हो रही थी, तो यूक्रेन से जो निकालना था, तो ये ऑपरेशन गंगा है। ठीक है। तो ये कावेरी, अजय, मैत्री, राहत, समुद्र सेतु, वंदे भारत, देवी शक्ति और ऑपरेशन गंगा। ठीक है। तो ये सारे आपको ऑपरेशंस पता होने चाहिए। देन यहाँ पे एक और ऑपरेशन का नाम दिया हुआ है, ऑपरेशन सद्भावना। तो ये भी एक बार देख लेते हैं। ये एक ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है एम्ड एट प्रोवाइडिंग क्रूशियल असिस्टेंस टू द अफेक्टेड कंट्रीज़ बाय टाइफून यागी। ठीक है। तो जो टाइफून यागी जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो साउथ ईस्ट एशिया में आया है, तो इसी में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए ये एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सद्भावना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस में। तो ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस किससे रिलेटेड है? तो रिसेंटली जून 2024 साउथ कोरिया, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान, ठीक है, एंड हैव द लॉन्च बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। ठीक है। तो ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस में आपको ये याद रखना है कि 4 कंट्रीज़ हैं। ठीक है। कौन सी हैं? साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। इन्होंने ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस स्टार्ट किया है टू एड्रेस द ड्रग सप्लाई शॉर्टेजेस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। तो जो कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे जो ड्रग्स की सप्लाई की शॉर्टेजेस हो गई, सप्लाई की जो शॉर्टेजेस हो गई थी, उसी को एड्रेस करने के लिए बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया गया है। तो आपको ये 4 स्टेट याद रखना है, और ये मतलब ये किस पर्पज़ से बनाया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि द बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस इज़ अ स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन दैट सीक्स टू सपोर्ट वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी। ठीक है। द वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी वाइल इंश्योरिंग अ कंसिस्टेंट एंड सेफ ग्लोबल सप्लाई ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो मतलब जब पैंडमिक अगली बार अगर आए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा डिज़ीज़ अगर हो, तो उस टाइम पे जो वैक्सीन्स हैं ये इजीली अवेलेबल हो सारे कंट्रीज़ को, और जो भी R&D वर्क करते हैं कंट्रीज़, जब ऐसे पैंडमिक्स आते हैं, तो ये बाकी कंट्रीज़ को भी एक्सेस हो इजीली। तो इसीलिए ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें जो भी 4 ही कंट्री हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हुआ था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और ये कहाँ पे हुआ था? सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, US में हुआ था। ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। 3 चीज़ें हैं, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस और बायो फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन, इसमें कौन सी कंट्री हैं और ये क्या इसका एम है। ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, EU ने अभी अप्रूव किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर AI लॉ। ठीक है। तो जो यूरोपियन यूनियन है EU, इसने अभी एक वर्ल्ड का पहला AI लॉ अभी अप्रूव किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 1-2 क्वेश्चन बनते ही हैं आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर सेट ऑफ रेगुलेटरी ग्राउंड रूल्स टू गवर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है। तो इसमें बस आपको याद रखना है कि द चेंज इन EU लॉ कम्स आफ्टर ओपन AI's लॉन्च ऑफ चैट GPT। तो जो अभी ओपन AI जो कंपनी है, इसने जो चैट GPT लॉन्च किया था, उसके बाद ये आया है। तो इसमें लिखा हुआ है द लॉ प्रोहिबिट्स एप्लीकेशन ऑफ AI दैट आर कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्क लेवल। तो जो मतलब AI का यूज़ अगर कोई ऐसे चीज़ों में हो रहा है जिससे रिस्क बढ़ेगा, तो वो चीज़ें प्रोहिबिट की गई हैं, उसको नहीं करना है। ठीक है। सच एप्लीकेशन फीचर्स सो कॉल्ड सोशल स्कोरिंग सिस्टम दैट रैंक सिटीजन्स बेस्ड ऑन एग्रीगेशन एनालिसिस ऑफ देयर डेटा, प्रिडिक्टिव पॉलिसी एंड इमोशनल रिकॉग्निशन इन द वर्क प्लेस एंड स्कूल्स। ठीक है। तो बस आपको यही याद रखना है कि अभी ये किस कंट्री ने अभी ये लॉ पास किया है, तो EU ने किया है। तो EU जानते हैं आप लोग, कई 27 कंट्रीज़ का ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है।
तो आपको बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं चाइना ओपन्स किनलिंग स्टेशन फॉर एंटार्क्टिका। तो पहले आपको याद रखना है ये किनलिंग स्टेशन क्या है। तो नाम से आप इसमें समझ जाएंगे कि किनलिंग मतलब चाइना से रिलेटेड है, और ये कहाँ पे है स्टेशन, एंटार्क्टिका। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है, चाइना और एंटार्क्टिका। तो ये क्या चीज़ है ये भी देख लेते हैं। सिचुएटेड इन वन ऑफ द मोस्ट अनटच्ड फ्रंटियर्स ऑफ द प्लैनेट इज पोइज्ड टू बिकम अ हब फॉर कटिंग एज साइंटिफिक रिसर्च। तो ये जो किनलिंग स्टेशन है यहाँ पे कुछ साइंटिफिक रिसर्च होंगी, ये एंटार्क्टिका में है पहली चीज़। और वाइटल फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, अदर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो कई कंट्रीज़ के अंटार्कटिका और आर्टिक में इन दोनों जगहों पे कुछ स्टेशंस बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे वो लोग रिसर्च कंडक्ट कर सकें और जान सकें कि जो परमाफ्रॉस्ट टाइप के जो एरियाज़ हैं उनमें किस टाइप की बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए वहाँ पे स्टेशन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये होते हैं। तो देखिए इन अप्रैल 2024 डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इनॉग्रेटेड सेकेंड पोस्ट ऑफिस ब्रांच एट द भारती रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द एंटार्क्टिका। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक पोस्ट ऑफिस ब्रांच खोल दी है। बताइए पोस्ट ऑफिस ब्रांच कहाँ पे खोल दी है? भारतीय रिसर्च स्टेशन, जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन है उसका नाम है भारतीय रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका में। और इस तरह से इंडिया के 3 रिसर्च स्टेशन हैं एंटार्क्टिका में। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, क्या है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। ये रिसर्च स्टेशन हैं कहाँ पे? एंटार्क्टिका में। तो दक्षिण गंगोत्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट वाज बिल्ट इन 1983 में ये बना था और इसको डीकमीशन कर दिया गया था 1990। इसके बाद आते हैं हम लोग मैत्री पे। तो इसमें मैत्री जो है ये सेकंड परमानेंट जो 1989 में बना था। और इंडिया बिल्ड दिस स्टेशन क्लोज टू अ फ्रेश वाटर लेक अराउंड मैत्री नोन एज द लेक प्रियदर्शनी। तो वहाँ पे एक नाम रखा गया था एक लेक का जिसका नाम था लेक प्रियदर्शनी, और उसकी ये एक फ्रेश वाटर लेक थी, उसी के बगल में ये मैत्री नाम का रिसर्च स्टेशन बनाया था इंडिया ने। फिर आते हैं आपका भारती। तो इंडिया का ये 3rd एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन है, कमीशन इन 2012। तो आपको नाम बस आपको याद रखने हैं, ये एंटार्क्टिका में है। ओके, देन आते हैं आपका इजराइल और फ़लस्तीन की जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको पता है कि फ़लस्तीन में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हमास। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमास किस कंट्री से रिलेटेड है? तो वो फ़लस्तीन से रिलेटेड है। इसने ही अभी अटैक किया था इज़राइल में और दैट हैज़ लेफ्ट 400 पीपल डेड। ठीक है, तो ये अभी आपने अगर न्यूज़ देख ही रहे होंगे तो इज़राइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब तो इज़राइल और लेबनान का भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। और लेबनान में जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इज़राइल कहता है उसका नाम है हिज़्बुल्लाह। ठीक है, हिज़्बुल्लाह। तो ये भी आपको याद रखना है, ये कहाँ पे है? ये लेबनान में है। और ये जो हमास है ये कहाँ पे है? ये फ़लस्तीन में। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। अगर वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो फ़लस्तीन है ये यहाँ पे ये कौन से एरिया का फ़लस्तीन है? मतलब ये गाज़ा स्ट्रिप वाला फ़लस्तीन है। तो जैसे आपने अगर मैप देखा होगा, अभी मैं आपको मैप दिखाऊँगा, तो उसमें जो फ़लस्तीन है वो 2 एरिया में डिवाइडेड है और 2-3 एरिया में डिवाइडेड है। तो ये गाज़ा स्ट्रिप वाले एरिया में इज़राइल ने दोबारा वहाँ पर अटैक किया था। ठीक है, तो कुछ बाल्फोर डिक्लेरेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन जो है ये पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1917 और इसने इसी बाल्फोर एग्रीमेंट से में ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने अनाउंस किया था कि ये सपोर्ट करेगा मतलब नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल। ठीक है, तो जो इज़राइल में आपको पता होगा कि जूइश समुदाय वहाँ पे रहता है और वो सपोर्ट करता है इज़राइल के बनने का। ठीक है, इन फ़लस्तीन, कहाँ पे? फ़लस्तीन में। देन एन ऑटोमन रीजन विद ए स्मॉल माइनॉरिटी जूइश पॉपुलेशन। तो जो फ़लस्तीन एरिया था वो पहले ऑटोमन एम्पायर के उसमें आता था। तो उस टाइम पे जब जूइश पीपल वहाँ पे मतलब जब वहाँ पे अपना उन्होंने सेटलमेंट बनाना स्टार्ट किया तो उसको बाल्फोर डिक्लेरेशन से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये कुछ आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ पोर्शन है, तो ये कुछ आपको इतना मालूम होना चाहिए। देन आते हैं 1947 द यूनाइटेड नेशन गेव अ पार्टीशन प्लान, ठीक है,
for independent Jewish and Arab state in Palestine. This was accepted by Jews but not by Arabs and was never implemented. तो 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक पार्टीशन प्लान दिया कि आप लोग यहाँ पे रहिए, जूज़ लोग आप लोग यहाँ रहिए और अरब्स लोग आप लोग यहाँ रहिए, लेकिन जूज़ ने तो ये एक्सेप्ट कर लिया लेकिन अरब्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो सिंस उन्हीं की जगह पे ही जूइश पीपल रहने वाले थे तो अरब्स को तो नहीं करना था, ठीक है। इन कंटिन्यूम जूइश पीपल डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ इज़राइल नेम्ड बाय जूइश पीपल एज देयर होमलैंड कंट्री, ठीक है। और इसके बाद आपको इसका कुछ और चीज़ याद रखना है कि वहाँ पे 6 डे वॉर हुई थी 1967 में, ठीक है। और ये 1967 किसका वॉर होगा? ऑब्वियसली अरब और इजरायली वॉर इसी को कहा जाएगा। और तो यहाँ पे 1967 में जो अरब कंट्रीज़ थे इन्होंने मतलब रिकॉग्नाइज़ करने से मना कर दिया था इज़राइल को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जूइश लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ अब हम डिक्लेयर हो गए, मतलब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब यहाँ हमारा यहाँ पे घर है। तो इस चीज़ को अरब लोगों ने 1967 में रिफ्यूज़ कर दिया था और इसकी वजह से वहाँ पे वॉर शुरू हुई जिसको हम लोग 6 डे वॉर कहते हैं। इसमें इज़राइल ने ये वॉर जीती थी एंड ऑक्यूपाइड इवन मोर पार्ट्स ऑफ द पैलेस्टीन। तो बहुत सारे पार्ट्स को उसने जीत लिया था और उसमें से द वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम विच हाउस द होली ओल्ड सिटी केम अंडर द इज़राइल कंट्रोल। तो जो वेस्ट बैंक है, गाज़ा स्ट्रिप है और ईस्ट जेरूसलम है, ये इज़राइल के कंट्रोल में आ गया था। और इसने इट ऑल्सो ऑक्यूपाइड सीरियन गोलन हाइट्स और इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है उसको भी इज़राइल ने कर दिया था। तो ये काफ़ी मतलब ऐसी वॉर थी जिसमें एक छोटे से कंट्री ने पूरा मतलब वो एरिया ही कवर कर लिया। तो इजिप्ट का भी एरिया कवर कर लिया था, फ़लस्तीन के भी बहुत सारे एरिया कवर कर लिए थे। तो हाउएवर मतलब इसमें से इसमें जो सिनाई पेनिनसुला है ये वापस भी दे दिया था इजिप्ट का। तो लेकिन जो गाज़ा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है, इसमें ये जो था ये इज़राइल के कंट्रोल में इसको रखा गया था। यहाँ पे रहते अरब लोग ही थे लेकिन इसको इज़राइल के कंट्रोल में रखा गया था, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं मैप में कि क्या क्या चीज़ है। ओके, सो ये रहा आपका इज़राइल का मैप। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रहा आपका इज़राइल और ये रहा आपका वेस्ट बैंक एरिया। तो इस एरिया को पूरा कवर कर लिया था इज़राइल ने। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा आपका छोटा सा जो है, ये रहा आपका गाज़ा स्ट्रिप, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकेंगे ये रहा आपका गोलन हाइट्स और यहाँ पे ये जो एरिया है इस एरिया को बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। ये इजिप्ट का पार्ट है, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, जो अभी मैंने वहाँ पे आपको बताया था सिनाई पेनिनसुला। तो ये जो रीजन है इसको भी कवर कर लिया था, मतलब इज़राइल ने इसको भी अपने ऑक्यूपेशन में रख लिया था, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ चीज़ें और भी याद रखनी है कि जो इज़राइल है उसका बॉर्डर किस कंट्री से पड़ता है। इधर जॉर्डन से मिलता है आपको और इधर आप देखेंगे तो ये रहा आपका लेबनान। तो इस लेबनान में ही यहाँ पर अभी वहाँ पर फ़ाइट हो रही है लेबनान में हिजबुल्लाह से, ठीक है। और इस साइड आप देखेंगे तो ये रहा आपका मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो आपको मेडिटेरेनियन सी के जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, तो इसको एक बार मैप पे ज़रूर देखिएगा। और ये रहा आपका डेड सी, ठीक है, ये रहा आपका डेड सी और यहाँ पे आप देखेंगे तो सी ऑफ गलीली, ठीक। तो ये बॉर्डर जॉर्डन से यहाँ पे इसका बॉर्डर है और ये याद रखिएगा यहाँ पे इधर आपको इजिप्ट का बॉर्डर दिखाई देगा, ओके। और यहाँ पे आपको लेबनान का बॉर्डर दिखाई देगा और यहाँ पे आपको सीरिया का बॉर्डर दिखाई देगा। तो ये रहे आपके इज़राइल के कुछ बॉर्डर कंट्रीज़, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है। और ये गाज़ा स्ट्रिप के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि गाज़ा स्ट्रिप ये रही और यहाँ पर ये जो पूरा एरिया मैंने आपको दिखाया था ये आपका वेस्ट बैंक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा आपका जेरूसलम, ठीक है, यही है आपका ओल्ड होली सिटी। ओके, सो चलते हैं वापस। आई होप कि आपको ये पूरा मैप क्लियर हो गया होगा। सो सिंस वॉर अभी भी है और ये पूरे साल न्यूज़ में थी, तो ये आपको ये पूरा पोर्शन आपको मतलब याद रखना पड़ेगा, इसका हिस्ट्री से लेकर के इसका प्रेजेंट तक, ठीक है। फ्यूचर क्या है तो बता नहीं सकते, लेकिन हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ें एटलीस्ट। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन के बारे में बिल्कुल मतलब पढ़ना याद रखिएगा, 6 डे वॉर के बारे में याद रखिएगा, इन एरियाज़ के बारे में याद रखिएगा और इनका क्या लोकेशन है ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
देन इसमें कुछ और चीज़ें लिखी हैं जैसे कि 1974 में यूनाइटेड नेशन ग्रांट्स द पीएलओ यानी फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जर्वर स्टेटस एंड रिकॉग्नाइजेस फ़लस्तीनियन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो यूनाइटेड नेशन ने इसमें इंटरवीन किया जब वॉर हो रही थी, तो 1974 में पीएलओ यानी फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस का वहाँ पे उनको दिया गया यूनाइटेड नेशन में, और इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया कि फ़लस्तीन का भी हक है मतलब वहाँ पे रहने का, तो फ़लस्तीन की भी बात सुनी जाए, मतलब इस टाइप का रिकॉग्नाइज़ किया गया। और वेस्ट बैंक अपीयर्स टू बी कंट्रोल्ड बाय फ़लस्तीनियन अथॉरिटी ऑल्दो इट इज़ लार्जली अंडर इजरायली ऑक्यूपेशन। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो वेस्ट बैंक है उसमें वहाँ पे रहते तो फ़लस्तीनियन हैं, लेकिन वो ज़्यादातर इजरायली ऑक्यूपेशन के अंडर में ही वो आता है, ठीक है। देन गाज़ा स्ट्रिप इज़ गवर्नड बाय पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास, तो ये भी आप याद रखिएगा, विच हैज़ फॉट इज़राइल मैनी टाइम्स। तो ये हमास का एरिया भी आपको याद रखना पड़ेगा। हमास कहाँ पे है, वो जो गाज़ा स्ट्रिप मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे आपको वहीं से आपको हमास ने अटैक किया था। देन यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे इज़राइल इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड क्रिएटेड फॉर रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। तो मतलब रिलीजन के नाम पे, रिलीजन के बेसिस पे इज़राइल एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसको बनाया गया था। वेस्ट बैंक इज़ नॉट इन द वेस्ट बट ईस्ट ऑफ द इज़राइल, ठीक है। तो आपने देखा था कि जो इज़राइल था ऐसे, ठीक है। तो इज़राइल में जो वेस्ट बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं वो यहाँ पे कहीं था, तो ये एक्चुअली में वेस्ट में नहीं है, ये ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और इसके अलावा द वेस्ट बैंक इज सैंडविच बिटवीन इज़राइल एंड जॉर्डन, तो ये भी हमने देखा था। और गाज़ा स्ट्रिप लोकेटेड बिटवीन इज़राइल एंड इजिप्ट, ठीक है। तो ये गाज़ा स्ट्रिप के बारे में हमने देखा था। और गोलन हाइट्स स्ट्रेटजिक प्लेटू है दैट इज़राइल कैप्चर्ड फ्रॉम सीरिया इन 1967 वॉर, तो हमने गोलन हाइट्स के बारे में भी देखा था। इसके बाद एक वहाँ पे एक अल अक्सा मॉस्क भी है, तो इसके बारे में भी आप बस याद रखिएगा। ये होलीस्ट स्ट्रक्चर इन द इस्लामिक फेथ नोन बाय मुस्लिम्स एज हरम एल अल शरीफ और द नोबल सेंचुरी एंड बाय ज्यूज़ एज टेम्पल माउंट, ठीक है। तो ये दोनों मतलब ज्यूज़ का भी और मुस्लिम्स का भी दोनों का एक होली एरिया है, मतलब एक होलीस्ट वहाँ पे दोनों इसको इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द साइट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम सेक्रेड टू क्रिश्चियन ज्यूज़ एंड मुस्लिम, तो क्रिश्चियंस का भी है, ज्यूज़ का भी है, मुस्लिम्स का भी है, तो इसलिए ये काफ़ी होली सिटी है। देन अल अक्सा मॉस्क इज़ द थर्ड होलीस्ट साइट इन इस्लाम आफ्टर द हराम्स ऑफ मक्का मदीना, तो मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा मॉस्क भी है। और ये भी याद रखिएगा कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद एक चीज़ है यहाँ पे शेख ज़रा, ये क्या है, एक नेबरहुड लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द ओल्ड सिटी ऑफ द, ठीक है। तो ये इतना अब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको स्किप कर सकते हैं। देन हम लोग इसके बाद आ जाते हैं कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स में, तो ये इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है। तो टाइम 100 जो मैगज़ीन होती है उसमें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई ये अभी आया है। और इसमें देख लेते हैं क्या कौन कौन है। तो गूगल एंड अल्फ़ाबेट सीईओ सुंदर पिचई, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंफॉर्मेशन अश्विनी वैष्णव, और एक्टर अनिल कपूर एंड इन्फोसिस को फाउंडर नंदन नीलेकानी, ये लोग लीडर हैं जो कि टाइम मैगज़ीन में अभी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो आप बस याद रखिएगा। अनिल कपूर मेड इट टू टाइम 100 एआई लिस्ट फॉलोइंग हिज विक्ट्री अगेन अनऑथराइज्ड एआई जनरेटेड कंटेंट यूजिंग हिज लाइकनेस, ठीक है। तो अनिल कपूर का नाम इसमें इसलिए है क्योंकि उन्होंने मतलब एक केस हुआ था जहाँ पे अनिल कपूर का एक एआई से कुछ चीज़ बनाया गया था, और उसमें फिर उन्होंने कुछ उसको कंटेस्ट किया था कि वो ये नहीं है, तो इसलिए वो जीत गए थे, तो इसलिए उनका भी नाम आ जाता है, ठीक है। और इसीलिए न्यू दिल्ली कोर्ट ने, वहाँ की जो कोर्ट है न्यू दिल्ली की, उसने कहा था कि इस टाइप के जो मिसयूज़ है, जो इमेजेस के जो मिसयूज़ होते हैं उसको ख़त्म किया जाए। देन जापान की एक सादो गोल्ड माइन है गेंस यूनेस्को स्टेटस, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये सादो गोल्ड माइन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, जापान में है। देन इसको क्या मिला है, एक यूनेस्को का स्टेटस मिला है।
और इसको कल्चरल हेरिटेज साइट एक यूनेस्को की बनाई गई है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ था, नेशन कंसेंटेड टू यूज़ इट इन अ डिस्प्ले डिटेलिंग इट्स टेरिबल पास्ट ऑफ मिसट्रीटिंग कोरियन लेबरर्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये गोल्ड माइन है जापान में, जहाँ पे कोरियन लेबरर्स को बहुत बुरी तरह से मिसट्रीट किया जाता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान भी इसका पार्ट था। तो द माइन इज़ ऑन द आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ निगाता। ठीक है, निगाटा कोई कोस्ट है वहाँ पे है, और इट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर बिफोर क्लोजिंग इट। तो अभी ये बंद हो चुका है, और ये जापान के वॉर टाइम अब्यूज़ के बारे में भी यहाँ से पता चलता है। ठीक है, देन INS तबार। ठीक है, INS तबार ने अभी इसके क्यों न्यूज़ में है, ये रीच किया है अभी सेंट पीटर्सबर्ग फॉर रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा जो डिफेंस का जो ये है क्या बोलते हैं शिप है, डिफेंस का शिप है, ये अभी इस कंट्री में पहुंचा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि IS तबार कहाँ पे गया है, सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया में गया है। ठीक है, तो रिसेंटली ग्रेटेड इंडियन नेवी INS तबार। तो आपको बस इतना ही इसमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसमें आगे देख लेते हैं। डेनमार्क एंड ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया गेट सीट्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन को आप स्किप मत करिएगा। ठीक है, इसमें से पक्का क्वेश्चन मुझे लगता है बन सकते हैं। इसमें लिस्ट आ जाएगा और देखा जाएगा कि पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इसमें कंट्री है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये डेनमार्क हो गया, पाकिस्तान, ग्रीस, पनामा और सोमालिया, ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनको अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो टेम्प्रोरी मेंबर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, उनको अभी सीट मिली है। तो ये जो सीट जो टर्म होता है ये 2 साल का होता है, 2 इयर्स। तो ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और ये कब से स्टार्ट होगा, जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसने किस कंट्री को रिप्लेस किया है। ठीक है, अगर टफनेस लेवल बढ़ाना होगा तो ये बन सकता है। इसमें जापान, माल्टा, मोज़ाम्बिक, इक्वाडोर और स्विट्ज़रलैंड, ये कंट्रीज़ इसमें आते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि ये सोमालिया कहाँ पे है, पनामा कहाँ पे है, और डेनमार्क कहाँ पे है, और ग्रीस कहाँ पे है। ठीक है, पाकिस्तान कहाँ पे है, इसके बारे में बताने की तो मुझे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देन देख लेते हैं इसको जल्दी से कहाँ। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रीस कहाँ पे है। तो ग्रीस हमने कहाँ पे है देखते हैं, ये रहा आपका ग्रीस। ठीक है, तो ये आपका ग्रीस जो होगा ये आएगा यूरोप में। ठीक है, यूरोप में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये रहेगा आपका मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से ही बॉर्डर करता हुआ यहाँ पे आपको ग्रीस मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आपको इसमें याद रखना है। मेडिटेरेनियन सी मतलब ये यूरोप का पार्ट है। और यहीं के जो प्राइम मिनिस्टर थे यही आए थे आपके रायसीना डायलॉग में एज अ चीफ गेस्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि पनामा कहाँ पे है। तो इधर ये पहुंच रहे हैं हम लोग सेंट्रल अमेरिका में, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा पनामा। ठीक है, तो ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, और इधर नीचे है आपका साउथ अमेरिका, और यहाँ आपको सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा पनामा। ठीक है, तो इस साइड आपको यहाँ पे दिखी क्या है, इधर आपको दिख जाएगा ये रहा आपका करेबियन सी। ओके, और करेबियन सी के बाद इस साइड आपको ये जो ओशन है इसका नाम क्या है, ये तो आपका पैसिफिक ओशन हो गया, और यहीं पे आपको एक पनामा है। ठीक है, यहाँ पे आपका पनामा है। तो इसको भी अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिली है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि सोमालिया कहाँ पे है। तो जैसे कि आपने सोमालियन पायरेट्स के बारे में भी सुना हो, तो सोमालियन पायरेट्स ये रहे आपके यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये रहा अफ्रीका, और ये जो कंट्री है यहाँ पे आपको सोमालिया दिखेगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से अरेबियन सी, इंडियन ओशन को यहाँ पे बॉर्डर कर रहा है, और इधर आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट गल्फ़ मिल जाएगा जिसका नाम है गल्फ़ ऑफ एडन। ठीक है, और ये रहा आपका येमेन। ठीक है, येमेन, गल्फ़ ऑफ एडन, और इधर रहा आपका सोमालिया के बगल में आप अगर देखेंगे तो ये रहा आपका जिबौती। ओके, और सोमालिया की जो कैपिटल को क्या है, मोगादिशु। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोगादिशु, इसको भी पढ़िएगा। और सोमालिया के बगल में एक आपको और कंट्री दिख जाएगा, इथोपिया।
और इधर नीचे आपको दिख जाएगा केन्या, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये आपको सोमालिया मिलता है, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक जिबौती, सोमालिया, इथोपिया और केन्या। तो इनमें इनका आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी अभी सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ टेम्प्ररी सीट मिली है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं डेनमार्क। सो डेनमार्क कहाँ पे, एक बार जल्दी से उसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो इधर आपको आना पड़ेगा, यूरोप में ही डेनमार्क। तो हमने लास्ट वीडियो में भी डेनमार्क के बारे में देखा था, इस बार भी देख लीजिए। ये रहा आपका डेनमार्क। इधर बगल में आपको नॉर्थ सी दिख जाएगा और इधर आपको बाल्टिक सी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये मैप के थ्रू आपको जितना ज़्यादा मैप आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपको ज्योग्राफी का पोर्शन भी क्लियर होता रहेगा। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जब भी आप प्रिपरेशन करें तो एक मैप ज़रूर लेके चलिए, मतलब देखते रहा करिए। जब भी आप खाली रहें तो भी आप मैप देखे करिए, और इससे आपका जो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव होता है ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, वो भी आपका साथ में ही तैयार होता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है, ये ऐसी तरह से आप तैयारी करते हैं। ओके, सो ये रहा है आपके कुछ कंट्रीज़, और इन्होंने अभी किसको रिप्लेस किया है, जापान, माल्टा, मोज़ाम्बिक, इक्वाडोर और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो ये नाम आपको में भी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी एक बार ज़रूर याद रखिएगा ये किसको रिप्लेस किए हैं। देन इसमें लिखा हुआ है द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स विल जॉइन अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिएरा लियोन एंड स्लोवेनिया एज द अदर नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। तो ये पहले से ही नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं अभी, और इसमें इन 5 परमानेंट मेंबर्स में ये 5 परमानेंट मेंबर्स और जुड़ गए हैं, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है। आपको ज़्यादातर मोस्टली ये इम्पॉर्टेंट है कि ये 5 कंट्री कौन से हैं जो नए अभी जुड़े हैं, ठीक है। और परमानेंट मेंबर्स के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना है, उसके पास एक सीट है, फ्रांस के पास, रशिया के पास, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो 5 तो हैं ये परमानेंट मेंबर्स हो गए, और इसके अलावा 10 मेंबर्स होते हैं जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनका जो टर्म होता है वो होता है 2 साल का, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन टर्की, नाउ तुर्की रिमूव्ड फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे लिस्ट। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो ग्रे लिस्ट होती है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको रिलीज़ करती है, ग्रे लिस्ट करती है। और ये ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज़ के नाम होते हैं जिनमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग और ये सब टाइप के चीज़ें जो होती हैं, ब्लैक मनी और ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो इनको उस लिस्ट में रखा जाता है। तो इसमें पाकिस्तान भी है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें टर्की भी था, ठीक है। तो इसको इस लिस्ट से अभी हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये FATF की जो ग्रे लिस्ट इसे कहा जाता है, इसमें से अभी टर्की को हटा दिया गया है। ओके, सो ये जो FATF है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। FATF इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इन 1987 बाय द G7। तो ये G7 कंट्रीज़ की है, और इट कंप्राइजेज ऑफ 39 मेंबर्स इंक्लूडिंग मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना एंड यूरोपियन कमीशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रे लिस्ट कंट्रीज़ कौन सी हो जाएंगी, कंट्रीज़ अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग फॉर डेफिशिएंसी इन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। और ब्लैक लिस्ट कौन सी कंट्रीज़ होती हैं, ब्लैक लिस्ट वो कंट्रीज़ होती हैं जिनमें हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन विद सिग्निफिकेंट स्ट्रेटजिक डेफिशिएंसी। तो ग्रे लिस्ट से ज़्यादा जिसमें कंट्रीज़ और जिसमें ज़्यादा स्क्रूटनीज होती हैं वो ब्लैक लिस्ट में रखी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट आते हैं साउथ कोरिया, US एंड जापान लॉन्च फर्स्ट ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 3 कंट्रीज़ हैं, जापान, US और साउथ कोरिया, ये 3 कंट्रीज़ हैं। और ये इन्होंने अभी साउथ कोरिया का जो आइलैंड है जेजू आइलैंड, यहाँ पे ये हुआ है 3 दिन का, और इसको फ्रीडम एज कहा गया है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को फ्रीडम एज कहा गया है, और ये पहली एक्सरसाइज है। तो मे बी ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये फ्रीडम एज क्या चीज़ है, ठीक है। फ्रीडम एज आप याद रखिएगा। देन डेनमार्क्स पायनियरिंग कार्बन टैक्स ऑन गैसी काउज एंड पिग्स, ठीक है। तो डेनमार्क ने अभी जो काउज और पिग्स होते हैं इनके ऊपर जो है इनकी जो
लाइव इनके जो लाइव मतलब फार्मर्स जो होते हैं जो लाइव स्टॉक्स को ऐसे पालते हैं और उनका उनको उनसे जो यूज़ करते हैं, तो इनके ऊपर ये एक कार्बन टैक्स लगाने वाले हैं। कौन सी कंट्री है? वही डेनमार्क, जिसका मैंने अभी दिखाया था आपको। ठीक है, ये इनिशिएटिव टारगेट्स मीथेन एमिशन फ्रॉम काउज शिप्स एंड पिग्स। तो जैसे आपको पता होगा कि ये जो काउज होती हैं, पिग्स होते हैं, शिप्स होते हैं, तो इनसे मीथेन का उत्सर्जन बहुत होता है। ठीक है, ये भी कंट्रीब्यूटर होते हैं। तो डेनमार्क ने क्या किया है कि ये जो इनकी फार्मिंग कर रहे हैं, इन लाइव स्टॉक के जो फार्मर्स हैं, उनके ऊपर ये टैक्स उनको देना पड़ेगा। और ये गोल है, मतलब नेट ज़ीरो कार्बन का जो करने का जो गोल है, उसी के लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है। तो गोल इज़ टू अचीव अ 70% रिडक्शन इन डेनिश ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम 1990 लेवल्स बाय 2030। ठीक है, तो इन्हीं जो जैसे कि ये जो काउज होते हैं या फिर शीप्स गोट्स, इनको किस फैमिली के अंदर में रखा जाता है? रूमिनेंट फैमिली के अंडर में रखा जाता है। एंड दे हैव 4 स्टमक्स। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये साइंस के पोर्शन में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो यही जो इनके अंदर जो स्पेशल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उसके वजह से ही इसमें मीथेन का उत्सर्जन होता है, जो कि एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, ओके, सो ये आपको याद रखना है कि ये डेनमार्क ने किया है। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडिया श्रीलंका कमीशन मैरी टाइम रेस्क्यू सेंटर टू बूस्ट सिक्योरिटी टाइज। ठीक है, तो इंडिया और श्रीलंका ने अभी एक कोलैबोरेशन किया है मरीन सिक्योरिटी में, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, इट वाज मेड पॉसिबल बाय $6 मिलियन डोनेशन फ्रॉम न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसमें मैरी टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन जो एक बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्टेड विद द $6 मिलियन फंडिंग फ्रॉम इंडिया, इट वाज जॉइंटली कमीशनड। तो इसमें क्या होगा, एक अनमैन्ड स्टेशन बनाया जाएगा गाले में, जो और सब सेंटर बनाया जाएगा हम्बनटोटा में, है ना, एंड अ सेंटर एट नेवी हेडक्वार्टर्स इन कोलंबो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बस इतना ही आपको याद रखना है कि एक नेवी का एक डील हुआ है, साइन हुआ है आपस में एक मैरीटाइम रेस्क्यू सेंटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं थाईलैंड पासेस मैरिज इक्वलिटी बिल अ फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट है साउथ ईस्ट एशिया में। क्या है, इसने अभी LGBTQ को सेम सेक्स मैरिज को जो लीगलाइज कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको बस इतना ही याद रखना है, और ये पहला ऐसा कंट्री बन गया है साउथ ईस्ट एशिया का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, ताइवान एंड नेपाल ऑल्सो हैज़ लीगलाइज सेम सेक्स यूनियंस नॉट क्वाइट लॉन्ग एगो। तो नेपाल और ताइवान ने भी किया है। तो लेकिन आपको पता होगा कि नेपाल जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, एशिया का पार्ट है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में नहीं आता है नेपाल। इसने भी अभी लीगलाइज़ किया है सेम सेक्स मैरिज। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनाग्रेटेड इन चिली। ठीक है, तो रिसेंटली अभी जो चिले जो कंट्री है, वहाँ पे एक माउंटेन है चिलियन एंडीज़। ठीक है, वहाँ पे एक मतलब इसका जो ऊंचाई है वो है 5640 मीटर्स। ठीक है, अबव द सी लेवल। और यहाँ पे एक ये ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे बनाई गई है, तो यही आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो है एक एटाकामा लार्ज एमीटर एरे, इसको भी ये सरपास कर जाती है, ये वाली मतलब उससे भी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो जो एटाकामा में है वो वाली 5050 है, और ये वाली कितनी है, 5640 मीटर की। ठीक है, तो एंडीज़ आपको माउंटेन्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं EU एडॉप्ट्स फर्स्ट लॉ टैकलिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, फर्स्ट लॉ है इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, और वुमेन है तो इसलिए और डबल ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, इसने एक लॉ पास किया है, और इसमें क्या होगा, टू प्रोटेक्ट वुमेन इन द EU फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस, फोर्स्ड मैरिज से बचाने के लिए, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, साइबर वायलेंस से बचाने के लिए, ऑनलाइन स्टॉकिंग जैसे कि होती है, और नॉन कंसेंशुअल शेयरिंग ऑफ इंटीमेट इमेजेस, तो इनसे सबसे बचाने के लिए ये लॉ पास किया गया है। कहाँ पे किया गया है?
EU में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेटो। नेटो की अभी 75th एनिवर्सरी थी, यानी 75 साल हो गए हैं इसको। तो ये कब बना था पहले आपको याद रखना पड़ेगा, 1949, ठीक है। अगर आपको ईयर वहाँ पे नहीं याद रहेगा तो आपको 75 75 माइनस कर देना है करंट ईयर से, तो आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देन हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ब्रसल्स बेल्जियम में। और जो मिलिट्री ऑर्गेनाइज हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मोन्स बेल्जियम में, ठीक है। तो दोनों बेल्जियम में ही हैं, लेकिन जो मेन हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है, और जो मिलिट्री हेडक्वार्टर में है वो है मोन्स में। स्वीडन ने अभी इसको रिसेंटली ज्वाइन किया था एज नेटो का कंट्री, एज बिकमिंग द 32nd मेंबर कंट्री, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, स्वीडन अभी इसने रिसेंटली ज्वाइन किया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडिया US कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये पहले आपको याद रखना है कि जो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है CPA, ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, इंडिया और USA के बीच में हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है इसमें क्या, इंडिया एंड USA केम ऑन द स्टेज टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज अंडर 19, ठीक है। तो ये इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि साइन द फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू प्रिवेंट एंड कर्ब द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटिक्विटीज़ फ्रॉम इंडिया टू US, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कई चीज़ें जो इंडिया में जो एंटीकटे मतलब आइडल्स होते हैं, मूर्तियाँ जो होती हैं, ठीक है, ये सब टाइप की जो चीज़ें होती हैं, एंटीक्स होते हैं, इनको स्मगल कर दिया जाता है इंडिया से US में और अदर कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इंडिया और US ने एक आपस में ये एग्रीमेंट किया है ताकि उसको रोका जा सके, ठीक है। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किसके बीच में है, इंडिया और US के बीच में है। देन कैग एंड नेपाल्स ऑडिटर जनरल साइंड एन MOU। तो कैग आपको जैसे कि मालूम होगा ये इंडिया का कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और जो नेपाल का जो ऑडिटर जनरल है, इन्होंने आपस में एक साइन किया है टू एक्सचेंज एक्सपर्टीज़ इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है। देन कतर रिलीज्ड 8 नेवी इंडियन वेटरन्स। तो अभी 8 जो नेवी इंडियन वेटरन्स को कतर ने अभी कैद कर लिया था, मतलब, और उनके ऊपर उनको डेथ पेनल्टी भी दे दी थी ऑन स्पोनेज चार्जेस। तो उन लोगों में उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है। देन लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडस एक्स समिट के बारे में भी पढ़ा था। तो इंडस एक्स समिट क्या है, इंडिया और US के बीच में एक समिट होती है, और ये अभी कहाँ पे हुई है, कैलिफोर्निया USA में, ठीक है। इसका 3rd एडिशन था ये। देन हम लोग आते हैं 5th इंडिया फिलीपींस जॉइंट कॉपरेशन कमेटी, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। देन आते हैं हम लोग आसियान के जो फॉरेन मिनिस्टर की मीट है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि फॉरेन मिनिस्टर की जो मीट होती है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जो मेन मीट होती है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स की होती है, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन लोग की जो मीट होती है वो मेन होती है। बाकी जो साइड में मिनिस्टर्स मीटिंग करते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्वेश्चन में नहीं बनते हैं उनसे। तो आपको इतना याद रखना है कि कहाँ पर हो रहा है, वियंटियन लाओस में, ठीक है। और ओके, सो आसियान के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। 1967 में इसको फॉर्म किया गया था। इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। आसियान मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ये है, ठीक है। बाद में कौन से मेंबर्स बने हैं, ब्रूने बना है, वियतनाम बना है, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ठीक है। तो ये बाद में बने हैं और इस तरह करके आसियान बना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस जो होता है एक एनुअल गैदरिंग है ऑफ पल्स प्रोड्यूसर्स, प्रोसेसर्स एंड ट्रेडर्स, और वॉज रिसेंटली जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल, नाफेद ने इसको अभी रिसेंटली किया है, नाफेद ने, ठीक है। कहाँ पे किया है, न्यू दिल्ली में, ठीक। देन एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स, इसको देख लेते हैं क्या है। ये अभी कहाँ पे हुआ है, बस इतना याद रखिएगा, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। देन आसियान इंडिया समिट एंड 18th ईस्ट एशिया समिट। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आसियान का जो समिट होता है तो उसके तुरंत बाद एक ईस्ट एशिया समिट भी होता है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी पार्टिसिपेट किया है आसियान इंडिया समिट में और इसमें भी, ठीक है।
18th ईस्ट एशिया समिट में, जो कि कहाँ पे होने वाला है, जकार्ता इंडोनेशिया में होने वाला है। ठीक है, ये मतलब ये लास्ट ईयर का है, 7 सितंबर 2023 का। ठीक है, तो अब इसमें वहाँ पे हुआ था तो ये होगा। और 19th वाला ईस्ट एशिया समिट कहाँ पे होगा, लाओ PDR। ठीक है, लाओस में। देन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024, तो अभी रिसेंटली अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी, इसने मस्डार्ट नाम की जो कंपनी है अबू धाबी की, यूएई क्लीन एनर्जी पावर हाउस, होस्टेड द 16th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये कहाँ पे हुआ है, अबू धाबी में। नेक्स्ट अब तो हम लोग आते हैं ये बुर्किना फासो, माली, नाइजर। इसने अभी वेस्ट अफ्रीकन जो ब्लॉक है इकोवास, ठीक है, इकोवास नाम का एक वेस्ट अफ्रीका का एक ब्लॉक बनाया गया था, एक ग्रुप बनाया गया था। इसमें से ये कंट्रीज़ अभी निकल गई हैं, माली, नाइजर और बुर्किना फासो। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हैं, इनको आपको याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्री अभी उसमें से निकल गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इटली ने अभी एग्जिट किया है चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को। तो BRI जो इसका चाइना का होता है फेमस जो भी आप कह लें, तो इसमें जो है इटली भी ज्वाइन किया था, अभी इसमें से उसने एग्जिट कर लिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इंडिया ने तो इसको कभी ज्वाइन ही नहीं किया था BRI, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में था। और जो BRI जो जा रहा था, मतलब उसकी जो एक प्रोजेक्ट थी वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से भी होते हुए जा रही थी, तो इसलिए इंडिया ने उसको साफ साफ मना कर दिया था कि हम इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, देन भारत माता इन दुबई फॉर एक्सपोर्ट्स, ये क्या चीज़ है, इसको देख लेते हैं। भारत माता विल इंटीग्रेट रिटेल, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ विद इन द जिबल एयर अली फ्री ट्रेड जोन इन दुबई। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि भारत माता में क्या होने वाला है, रिटेल, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ होने वाली हैं। और ये मतलब इतने स्क्वायर किलोमीटर का होगा। इस सिमिलर टू जो मतलब ये चाइना का जो ड्रैगन मार्ट है उसकी तरह ही ये होने वाला है। ठीक है, और ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, UAE और इंडिया के बीच में ये है, भारत माता। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देन रशिया पीस कीपिंग ट्रूप्स स्टार्ट विड्रॉवल फ्रॉम अजरबैजान नागोर्नो कराबाख। ठीक है, तो ये नागोर्नो कराबाख एक डिस्प्यूटेड एरिया है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। ठीक है, तो वहाँ पे अभी रशियन पीस कीपर्स वहाँ पे थे, जो अभी वहाँ से वापस आ गए हैं। तो आपको याद रखना है क्या, बाकू जो है, पहली चीज़ बाकू जो अजरबैजान की कैपिटल है वो आपको याद रखना है। और इस एरिया के बारे में भी हम ज़रा देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है, और इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कहाँ पे है। देखिए, इट इज़ अ लैंड लॉक्ड माउंटेनियस एरिया इन द साउथ कॉकसस। ठीक है, और एक रीजन बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। इट वाज क्लेम्ड बाय बोथ अजरबैजान एंड आर्मेनिया। तो ये मैंने आपको बताया कि अजरबैजान और आर्मेनिया ये दोनों क्लेम करते हैं इस रीजन को, और इसीलिए वहाँ पे टेंशन होती रहती है। और वहाँ पे भी मतलब वॉर तो नहीं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इट इज़ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ ऑयल रिच अजरबैजान, बट इट्स इनहेबिटेंट आर प्रीडोमिनेटली एथनिक अर्मेनियंस। ठीक है, तो इंटरनेशनली तो वहाँ पे मतलब ये आर्मेनिया का पार्ट है, लेकिन वहाँ पे अजरबैजान का पार्ट है, लेकिन वहाँ पे अर्मेनियंस रहते हैं पहले से। ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। इट इज़ नॉट बीन ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड बाय इट एंड अदर यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स। ठीक है, तो ये आपको एक बार मैं मैप पे दिखा देता हूँ कि ये एरिया कहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका आर्मेनिया और यहाँ पे है आपका अजरबैजान। ओके, तो इन दोनों के बीच में ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका नागोर्नो कराबाख एरिया। ठीक है, और इधर आप देखेंगे, इधर आपको जॉर्जिया दिख जाएगा, इधर आपको यहाँ पे रशिया दिख जाएगा। तो ये रशिया ने ही यहाँ पे अभी पीस कीपर्स अजरबैजान में यहाँ पे डिप्लॉय किए थे। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखिए, इधर इस साइड आपको टर्की दिख जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका ब्लैक सी और यहाँ पे है आपका कैस्पियन सी। ठीक है, तो कैस्पियन सी किसको यहाँ पे बॉर्डर कर रहा है, अजरबैजान को, और ब्लैक सी यहाँ पे किसको बॉर्डर कर रहा है, जॉर्जिया को, इधर टर्की को। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लैंड लॉक्ड एरिया। ठीक है, तो लैंड लॉक्ड एरिया हो जाएगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नागोर्नो कराबाख एरिया कहाँ पे है। ठीक है,
सो आई होप कि आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये नेपाल इंडिया का इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ये आइडिया रखिएगा कि ये किसके बीच में हुआ था। इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। सऊदी अरेबिया सेंड्स फर्स्ट कंटेस्टेंट टू मिस यूनिवर्स पेजेंट। तो सऊदी अरब पहले ऐसा अभी पहली बार ऐसा मतलब उसने अपनी तरफ से भी कंटेस्टेंट भेजा है, ठीक है। और उसका नाम भी आप याद रखिएगा, रूमी अलकहतानी, ठीक है। और ये 27 ईयर्स ओल्ड मॉडल हैं, और ये अभी इन्फ्लुएंसर भी हैं जो कि सऊदी अरेबिया से हैं, और ये मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है अभी। तो हो सकता है ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो नाम पूछा जा सकता है, कंट्री पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देन ऑपरेशन इंद्रावती, तो इसमें जैसे कि हम लोगों ने क्लास के स्टार्टिंग में कुछ ऑपरेशंस देखे थे, तो उसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिएगा, ऑपरेशन इंद्रावती, जो कि अभी हैती में एक रेस्क्यू मिशन चलाया है इंडिया ने, ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, हैती जो कंट्री है वहाँ पे भी टर्मोइल स्ट्रिकन हुआ था, मतलब वहाँ पे भी कुछ मतलब गवर्नमेंट के कुछ वहाँ पे हुआ था। तो हैती सिचुएटेड इन द कैरेबियन हैज़ प्लंज इनटू केओस एंड आर्म्ड गैंग सीजिंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रीट्स, ठीक है, रिजल्टिंग इन वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और हैती इज़ करेंटली इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू एस्केलेटिंग वायलेंस, ठीक है। वहाँ पे गैंग वॉरफेयर चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पे वायलेंस काफ़ी हो रहा है, और इसलिए एक इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन बनी है। तो वहाँ से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट किया है कि 80% वहाँ पे हैती के कैपिटल को गैंग्स ने कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती रहती हैं, क्लैशेस होते रहते हैं, और अफ्रीका में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो ये न्यूज़ में भी रहते हैं, तो आपको ये कंट्री भी पता होना चाहिए कि किस कंट्री में अभी ऐसा तख्ता पलट हुआ है, या गैंग वॉरफेयर हो रहा है, या फिर आर्मी का कोई वहाँ पे कू हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको आइडिया रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पोखरा। पोखरा ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज नेपाल टूरिज़्म कैपिटल। तो नेपाल का जो टूरिज़्म कैपिटल है वो है पोखरा। और अगर आप लोग यूपी से हैं तो आप लोग पोखरा जा भी सकते हैं, मतलब पास में है आपसे, आप तो वहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा, काफ़ी सुंदर है वो एरिया। और नेपाल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड पोखरा अ पिक्चरिस्क सिटी इन द गंडकी प्रोविंस। कहाँ पे है? गंडकी प्रोविंस में, और ये आपको याद रखना है। और एक वहाँ पे लेक है जिसका नाम है फेवा लेक, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नेपाल ने अभी फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस भी अभी होस्ट किया था, तो ये भी आप बस याद रखिएगा। क्या क्या होस्ट किया था? फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुआ था? ये काठमांडू में हुआ था। देन बाल्टीमोर ब्रिज डिज़ास्टर, जो कि अभी यूएस में हुआ है, तो ये याद रखिएगा कि बाल्टीमोर ब्रिज डिज़ास्टर कहाँ पे हुआ है, ठीक, यूएस में। तो वहाँ पे एक कंटेनर वेसल था, वो एक पिलर से भिड़ गया था वहाँ पे, मतलब इस टाइप का ब्रिज था, और यहाँ पे मतलब नीचे से एक शिप आ रहा था, और ये जाकर के इससे भिड़ गया था, ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये जो ब्रिज है वो कौन सा था। इस ब्रिज का नाम है आपका बाल्टीमोर ब्रिज, ओके। देन हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। जनरल मनोज पांडे इनॉग्रेट्स हाई टेक IT लैब इन उज़्बेकिस्तान, ठीक है। तो उज़्बेकिस्तान ने हमने अभी एक हाई टेक लैब वहाँ पे लॉन्च किया है, तो ये बस आपको याद रखिएगा, हाई टेक IT लैब, ठीक है, एट द एकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन उज़्बेकिस्तान। तो बस एक आइडिया रखना बहुत ज़रूरी है आपको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूक्रेन पीस समिट, ठीक है। तो ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हो रही है उसमें पीस समिट भी होती रहती है, मतलब ये युद्ध को विराम देने के लिए या युद्ध ख़त्म करने के लिए। तो ये कहाँ पे अभी हुआ है, ये आपको याद रखना है, स्विट्ज़रलैंड में ही हुआ है, ठीक है। यूक्रेन ने अभी पीस समिट, मतलब ये इसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को भी पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया था, ठीक है। ये आपको बस इतना पता होना चाहिए। देन यूरोप सपोर्ट अलायंस, ठीक है। यूरोप पोर्ट अलायंस क्या चीज़ है? यूरोप रिसेंटली लॉन्च अ यूरोपियन पोर्ट अलायंस टू हार्मोनाइज मेथड्स इन फाइट अगेंस्ट ड्रग स्मगलिंग एंड टू कॉम्बैट हब इन्फिल्ट्रेशन बाय क्रिमिनल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक यूरोप में पार्ट अलायंस बनाया गया है, पोर्ट अलायंस,
ताकि वो स्मगलिंग के ड्रग्स के स्मगलिंग को रोक सकें और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रोक सकें। देन यू टेरोट सिंग्स बस्ट अनवील्ड इन ढाका बांग्लादेश, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि ये जो यू टेरोट सिंह सायम, ठीक है, सायम bust of U Tirth Singh was unveiled in Dhaka by the Meghalaya government at the इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर इन ढाका बांग्लादेश। तो ये एक यू टिरट सिंह का जो बस्ट है, मतलब उनकी जो फ़ोटो है जो थर्ड से मतलब ऊपर से उनका वहाँ पे अनवील किया गया है। कहाँ पे? ढाका बांग्लादेश में। और ये एक रिवर्ड फ्रीडम फाइटर थे, खासी कम्युनिटी से रिलेट करते थे यू टिरट सिंह। देन 60th म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो इसमें अभी जयशंकर जी गए हैं, तो उसको आपको याद रखिएगा कि म्यूनिच कहाँ पे है? जर्मनी में है। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। ग्रीस ने भी अभी लीगलाइज़ किया है सेम सेक्स मैरिज, तो ये भी आपको याद रखना है। सेम सेक्स सिविल मैरिज कहाँ पे अभी लीगलाइज हुआ है? ग्रीस ने किया है, ग्रीस ने। देन ईरान एबॉलिशेज वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन टूरिस्ट, तो ईरान ने अभी वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन ईरान ने अभी उसको एबॉलिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है इंडियन टूरिस्ट के लिए। तो एक बार आप भी ईरान होके आ सकते हैं अगर आप ऑफिसर्स बन जाएंगे, तो अगर आप तो आप लोग भी एक बार विज़िट करिएगा ईरान। देन मेट लाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क, मेट लाइफ स्टेडियम जो है न्यूयॉर्क में इमर्ज विक्टोरियस इन बिड टू होस्ट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। तो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पे होगा? आपको याद रखना है न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। तो ये आपको एकदम याद ही रखना है। और ये को होस्ट कौन करेगा? यूएस करेगा, कनाडा करेगा और मैक्सिको। तो ये 3 कंट्रीज़ में होने वाला है, यूएस, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है। 2026 का जो वर्ल्ड कप है, कौन सा? फुटबॉल वाला वर्ल्ड कप, ओके। देन नेक्स्ट हम लोग होते हैं शेंजन वीज़ा। अगर आपको शेंजन वीज़ा के बारे में पता हो तो जो फ्रांस ने अभी रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग डिजिटल शेंजन वीज़ा, तो फ्रांस ने अभी डिजिटल शेंजन वीज़ा को स्टार्ट किया है। तो शेंजन वीज़ाज़ अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये आपस में एक दूसरे के में जाने के लिए एक जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कंट्री है, यहाँ एक कंट्री है, यहाँ कंट्री है, यहाँ कंट्री है, तो इस टाइप को ये पूरा यू है, ठीक है। तो अगर इस कंट्री से आपको इधर जाना है, इस कंट्री से आपको इधर जाना है, तो आपको बार बार एक वीज़ा लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है? एक शेंजन वीज़ा दिया गया है जिससे आप किसी भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में जा सकते हैं, ठीक है, एक ही वीज़ा से। with plans to distribute approximately 70,000 डिजिटल वीज़ा फॉर 2024 ओलंपिक। तो अभी 2024 का जो ओलंपिक होगा वो होने वाला था, वो भी कहाँ पे होने वाला था? फ्रांस में। तो अभी हुआ है, कंडक्ट हुआ है। और पैरा ओलंपिक्स जो गेम्स हुए हैं वो अभी फ्रांस पेरिस में कंडक्ट हुए हैं, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो WHO अनवील्स गुजरात डिक्लेरेशन। तो गुजरात डिक्लेरेशन क्या चीज़ है एक बार देख लेते हैं। तो गुजरात डिक्लेरेशन जो है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये किसके उसमें हो रहा है? ये WHO करा रहा है। पहली बात तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? ये हुआ था गांधीनगर, गुजरात में। इसकी थीम आपको पता होना चाहिए, टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, ठीक है। इसको को होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, ओके। सो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इसका जो ग्लोबल WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एक नॉलेज सेंटर है जो फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो अभी सेटअप किया गया है जामनगर, गुजरात में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है और थीम ज़रूर याद रखिएगा। और ये कहाँ पे समिट हुआ है? गांधीनगर में। और इसका जो सेंटर है, नॉलेज सेंटर जो है वो कहाँ पे है? जामनगर में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ओके। तो ये याद रखिएगा। देन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये बताया था कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है। तो ये अभी कहाँ पे हुआ है इसकी मीटिंग? कोलंबो में। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। 23rd काउंसिल मीट हुआ था, तो बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है। इसमें सारे जो इंडियन ओशन से अगल बगल जितने भी कंट्रीज़ हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज़, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। और इंडिया ने अभी अज्यूम किया है रोल ऑफ वाइस चेयर, ठीक है। तो वाइस चेयर है IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का फॉर 2025। और इसके बाद वो चेयरशिप भी करेगा 2025 से 27 तक। तो अभी VC है, उसके बाद वो चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है।
किसका, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है, ओके। देन सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, ठीक है। तो सार्क आपको पता होना चाहिए कि सार्क नेशंस जो होते हैं वो आपस में, सार्क जो नेशंस होते हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको एक बार देखना है। और इसमें जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के अंडर में एक करेंसी स्वैप, तो मतलब आप उनकी करेंसी में आप ले सकते हैं और वो आपकी करेंसी में काम कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। और ये चीज़ अभी हुई है, तो मालदीव्स और इंडिया के बीच में ये करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2024। ओके, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए ये फिर से मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो समिट है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये भी कहाँ पे हुआ है आपका, ब्लेचली पार्क इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ब्लेचली पार्क इंग्लैंड में, ठीक है। इसमें आप ध्यान देने वाली चीज़ ये कि है कि 28 प्रोमिनेंट नेशन सच एज यूएस, चाइना, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन केम टुगेदर टू इंडोर्स द, तो इसको इंडिया ने भी अभी इंडोर्स किया है, मतलब इंडिया भी इसमें शामिल था, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन क्या है, तो आपको याद रखना है ये एआई से रिलेटेड है, ठीक है। वर्ड्स इनाग्रल ग्लोबल एग्रीमेंट एड्रेसिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द फ्रंटियर एआई, ठीक है। तो ये एकदम याद ही रखिएगा। और जो अपकमिंग मतलब जो नेक्स्ट समिट होने वाली है वो कहाँ पे होगी, फ्रांस में होगी। तो अभी वाली इंग्लैंड में हुई है, नेक्स्ट वाली नेक्स्ट ईयर फ्रांस में होगा। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन इन घाना, ठीक है। तो घाना हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव अ हाईली इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन द यूके। तो घाना ने अभी मलेरिया की इस मेडिसिन को अभी अप्रूव किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो है किस मतलब ऑक्सफोर्ड की है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड जो यूके में है, और इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M, ठीक है। तो ये नाम आपको मालूम होना चाहिए। और इसके बारे में इसको, ये जो वैक्सीन है ये टारगेट किसको करता है, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट को, ठीक है। देन सेकेंड CTI इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव, तो ये CTI यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव, ये अभी कहाँ पे हेल्ड हुआ है, न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया और NB8, ठीक है। NB8 मतलब नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज़, कौन कौन से हैं नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज़, ये बात देखिएगा। अगर आपने हमारे ज्योग्राफी का सेक्शन नहीं देखा है तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे ये आपको मिल जाएगा कि नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी हैं, बाल्टिक कंट्रीज़ कौन सी हैं। सो अगर आपने स्टडी एंथम के चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ज्योग्राफी थ्रू मैप्स यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कवर किया हुआ है, इसमें आपको ये नॉर्डिक कंट्रीज़, बाल्टिक कंट्रीज़, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने भी ज्योग्राफी है ये हमने एक्सटेंसिवली इसमें कवर किए हैं, तो इसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी भी हमने मैप्स के थ्रू पूरी समझाई है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटूज़, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो इसको ज़रूर देखिएगा, ये आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10th आशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स, इन सब की जो मिनिस्टरियल मीट होती है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो लेकिन फिर भी आप इसकी बस थीम याद रखिएगा, टू इंश्योर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई है, जकार्ता इंडोनेशिया में हुई, ये 2023 की है, ठीक है, याद रखिएगा। देन नोबल पीस प्राइज़ 2023, तो अभी नोबल पीस प्राइज़ जो है टिल डेट जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये वीडियो, तो इस वक्त अभी फ़िज़िक्स का आ चुका है नोबल पीस प्राइज़, ये 2024 का मैं बता रहा हूँ। तो अभी आप पुराना वाला ही याद रखिएगा, अगर ये एग्ज़ाम में अभी अक्टूबर में ही एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर आपका ये पुराना वाला ही सही रहेगा। लेकिन अगर बाद में लेटर ऑन इसको एग्ज़ाम होता है तो मे बी शायद जो अभी करंट वाला है वो आपको ज़्यादा काम आएगा। तो फिर भी आप देख लीजिए एक बार क्या क्या है। तो रिसेंटली ईरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी जी को अभी
इनको मिला है अभी नोबल पीस प्राइज़ ऑफ 2023, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा बाकी जो पीस प्राइजेज़ हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें आपको याद रखना है कि ये अभी पीस प्राइज़ किसको मिला है, नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दी है, लेकिन मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा कि इसमें कौन से सब्जेक्ट के लिए किस में क्या किसको मिला है और कौन सी कंट्रीज से वो बिलोंग करते हैं। तो ये जो नरगिस मोहम्मदी हैं ये ईरानियन एक्टिविस्ट हैं, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, ओके। देन इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग। तो ये ओपेक के बारे में बस आपको इतना याद रखिए कि ओपेक की जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे है, वो है वियना ऑस्ट्रिया में। इसके बाद आईआईटी मद्रास से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि आईआईटी मद्रास एक अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस सेटअप करने वाला है तंजानिया में, ठीक है। तंजानिया यानी ये ज़ांज़ीबार तंजानिया है, ठीक है। तो ये आईआईटी मद्रास यहाँ पे अपना ही एक कैंपस, इंटरनेशनल कैंपस वहाँ पे, और ये पहला है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। सो ये रहा, हमने कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में इस पूरे वीडियो में देखा लेक्चर में। और ये लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आगे और भी हम लोग इसमें करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं, और काफ़ी ही क्रिस्प तरीके से, अच्छी तरीके से हम लोग इसको पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास मैगज़ीन है तो आप इसे मैगज़ीन को पढ़ भी सकते हैं, बिल्कुल पढ़ना ज़रूरी है। ये मैं आपको एक सुपर फास्ट रिवीजन के लिए, और जो कुछ अगर पॉइंट आपके मिस हो गए हों, जो आपको याद नहीं हो, जो आपको लगता नहीं हो कि मतलब इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मैं बस वो सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रांग होती जाए और आपके एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इस एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूँ कि जो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनको बेसिस पे मैं ये बताता हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और क्या चीज़ आने की संभावना ज़्यादा है। तो आपका फोकस सिर्फ हमेशा उन सब न्यूज़ पे ही रहेगा, और इसलिए आपका प्रिपरेशन बेटर हो सकता है। इसलिए ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और ये एग्ज़ाम में ये इसमें से पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।